हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। अभी तक जो हमने एनडीए का आपका 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, एनडीए 2 2022 वाला, उसके देखे हमने केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग इस सीरीज में जो ये हमारी PYQs की सीरीज है इसमें देखेंगे फिजिक्स विद सोर्सेज। देखते हैं हम कितने क्वेश्चन आए। ऑलमोस्ट फिजिक्स के आए आपके 16 से 17 क्वेश्चन, जिसमें से आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे 10 जो सोल्व हो रहे थे 9th और 10th की एनसीईआरटी से। बाकी आपके 7 से 8 न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम थ्योरी वाला पार्ट करेंगे। तो हमारी थ्योरी से आए 10 क्वेश्चन, उनका सोर्स जो है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्होंने पूछा कि माइक्रोफोन जो होता है वो क्या काम आता है। तो माइक्रोफोन मैंने आपको जब 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी उस टाइम बताया था मैंने आपको, जो हियरिंग एड डिवाइसेस होते हैं उनमें माइक्रोफोन लगा होता है। ठीक है, और माइक्रोफोन काम क्या करता है कि जो साउंड वेव है, जो साउंड वेव जो हम बोलते हैं, ये जो साउंड वेव हुई इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, वो उसका एक उस टाइम हमने पढ़ा, तब एक प्रोसेस भी समझा था हमने कैसे वो इनको कन्वर्ट करता है। पहले साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव्स में, उसके बाद एम्पलीफाई करता है एम्पलीफायर इनको, फिर जो इसको दोबारा से जो प्रोसेस होता है, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं इनको फिर से ये साउंड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये पहुंचा दिया जाता है ईयर के पास एज ए साउंड। फिर ईयर को समझ आता है कि हाँ भाई ये वाली साउंड थी, ये चीज बोला है किसी ने। तो बेसिकली माइक्रोफोन स्टार्टिंग में कन्वर्ट क्या करता है, माइक्रोफोन साउंड वेव्स को, साउंड सिग्नल्स को करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 9th क्लास की एनसीईआरटी रेफरेंस के लिए पेज नंबर 170, इसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स। ठीक है, यहां से सोल्व हो गया आपका। काफी बच्चों की एनडीए वालों के मेरे पास क्वेरीज आती है कि मैम 9th 10th की एनसीईआरटी से साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो 3 वीडियो हमने देखी है अभी, ये लास्ट वीडियो है साइंस की आपका जो अभी पेपर हुआ था उसकी, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप देखना 9th 10th से आपका 90% कवर हो जाता है। अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन आपके 9th 10th से इजीली डूएबल है। ठीक है, ये आपको नोट्स पढ़ाए थे हियरिंग एड डिवाइस, जैसे माइक्रोफोन बैटरी ऑपरेटेड, और बाकी ये इसका प्रोसेस भी समझाया था अभी हमने जो पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोनार के बारे में पूछा है। सोनार की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी, एक बार लेजर की पूछ ली थी, लेजर की पूछी थी CAPS CDS में। तो इसमें फुल फॉर्म तो हम लोगों से नहीं पूछी गई, इसमें पूछा गया कि भाई सोनार जो होता है डिवाइस वो अंडर वाटर जो सी में होता है, ये शिप्स वगैरह जो होती है ये यूज करती हैं, एक तरह का ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, एक वेव जनरेट करता है। तो ये कौन सी वेव्स यूज करता है, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो हमारी ऑडिबल हियरिंग रेंज है ना, उससे भी ज्यादा ये लोग इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। और ये रेंज ये जो वेव्स होती है इनका नाम क्या बताया था, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो साउंड वेव्स इन ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज तो ये हमारी है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसमें डायरेक्टली आपको एलिमिनेशन लगाना भी नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए था, दिमाग में आपके आ जाना चाहिए था कि हाँ ये हम लोगों ने 9th की एनसीईआरटी जब पढ़ी उस टाइम पढ़ा था। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए एक बार आप देख लेना, पेज नंबर 171 क्लास 9th की एनसीईआरटी। और ये जो आपको नोट्स बनाए थे आपके लिए, आपको प्रोवाइड करे थे, वहां अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सोनार। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट। ये भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, उस टाइम हमने
जो साउंड है उसके बारे में 3-4 प्रॉपर्टी, 3-4 इसकी चीजें पढ़ी थी हमने। क्या था इसमें? इसमें हमने पढ़ा था कि जो साउंड की स्पीड है वो डिक्रीज होती है सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। जब हम जाते हैं सॉलिड से लिक्विड और गैस तक, तो साउंड की जो स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसमें देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन दैट इन वाटर। तो ये बात ट्रू है। सॉलिड से हम लिक्विड की साइड जा रहे हैं तो सॉलिड में तेज होनी चाहिए, तो इसी में यही बोला है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट में कोई गलती नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है। हमसे पूछा है नोट करेक्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी मीडियम हो, इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हुआ आपका, इधर इट बी सॉलिड और गैस और लिक्विड, कोई भी हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बच्चों इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या होगा, जो साउंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और इसमें अपोजिट बोला है, इन्होंने बोल दिया कि स्पीड है वो डिक्रीज होगी जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ इंक्रीज होता ना तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर। इसमें नोट पूछा है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का रेफरेंस है, एक बार आप देख लेना पेज 167 पर। ये आपके नोट्स हैं, नोट्स दोबारा से रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, कोई जो नए बच्चे हैं उनके लिए डाले हुए हैं रेफरेंस। और बाकी ये जो हमारे बैच में थे एनडीए और सीडीएस वाले बच्चे, उन लोगों को पता है, यहाँ से पढ़ा है उन्होंने। तो बेसिकली ये जो नए बच्चे जिनकी क्वेरीज आती रहती हैं उनके लिए बनाई है वीडियोस, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, ये 2-3 मैंने जो आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे उस टाइम इनका नेचर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा, ये सब चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट। तो इसमें पूछा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड के रिलेटेड पूछा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, यूनिफॉर्म है तो क्या चीज होगी, जो वेलोसिटी होगी बच्चों, आपकी वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट फॉर इक्वल इंटरवल, ठीक है। इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगी इक्वल टाइम के इंटरवल में, मतलब जितना ये कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तभी तो वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो जो इसकी लाइन पासिंग जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ओरिजिन से होगी स्टार्ट, और वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये इधर आपका टाइम बताया था, इधर आपका बताया था वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, समझ आया, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों ने बताया था क्या दिखाता है, ये दिखाता है, इट शोज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होना ओवर टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करता है। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी है आपकी, पेज नंबर है 105, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। आ गया समझ यहाँ? चलो, ये आपके नोट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट? इतनी बार आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, टेलीग्राम पर आपको नोट्स भी मिले हैं, डायरेक्ट हम लोगों ने इस चीज पर क्विज भी किया है, ट्रिक के साथ भी हम लोगों ने याद किया था इन दोनों के लिए, वी से वेक्टर, ठीक है, और वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी। तो इसमें कोई सच रूल नहीं लगाना था, आपको सिर्फ इतना ढूंढना था कि वेलोसिटी
जहां होगी वो वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी देखो, बोथ आर वेक्टर, रॉन्ग। बोथ आर स्केलर, रॉन्ग। स्पीड इज वेक्टर, रॉन्ग। स्पीड इज स्केलर, ठीक है। वेलोसिटी इज वेक्टर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, पेज नंबर 101 पर, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंस भी पढ़ा है कि जो वेलोसिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें क्या चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस आपका डायरेक्शन भी होता है। और जो स्केलर क्वांटिटी है, जो है मान लो आपकी स्पीड है स्केलर, तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, कोई डिफाइन डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती स्केलर में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें नोट्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था, हाईलाइट भी है ये। वेलोसिटी चेंज बाय चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, तो दोनों का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू 10th क्लास की एनसीईआरटी, पेज नंबर 219, 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वन, ठीक है। यहां भी हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड्स में भी देखा इसको, वॉट सेकेंड्स में भी देखा, जूल में भी देखा, ठीक है। हो गया ये यहां से क्लियर। 7th वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी से, पेज नंबर 219 से डायरेक्टली आपके ये सारे इक्वेशन, ये जितने भी थे फॉर्मूला वगैरह, सब हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सब कुछ इसमें मेंशन था, लिखा हुआ था, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ाई गई थी, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको गाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स आपने जियोग्राफी में भी पढ़े, जियो में भी हम लोगों ने पढ़े, बैरोमीटर, एमीटर, विंड वेन, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में भी ये चीजें पढ़ी। एमीटर बताओ किसके काम आता है, इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने के काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम आता है। तीसरे पर हम लोग पहुंचते हैं तो मैग्नेटिक नीडल, जो आपके कंपास में होती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, ये अगर करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है तो इससे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन मैग्नेटिक नीडल। 8th क्लास की एनसीईआरटी और 10th दोनों में ये चीज आपको मिल जाएगी। एक्सपेरिमेंट से भी उसमें साइड में दिया हुआ था, उसमें एक्सपेरिमेंट एक था 8th क्लास की बुक में, वो भी हम लोगों ने पढ़ा कि साइड में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसमें मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन के बारे में था कि करंट इंक्रीज करो तो वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, वो चीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलेनोइड के बारे में पूछा है। नोट करेक्ट है, नोट को मार्क कर लिया करो, अदरवाइज आप लोग गलत करके आते हो, पूछा नोट है, आगे कहते हो मैम आपने तो ये बताया था पर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिला हमें कोई, ठीक है। तो इसमें नोट होता है, तो उसमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना होता है आप लोगों को। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 229, ये तीनों स्टेटमेंट्स डायरेक्टली मेंशन है। अगर आप लोगों को इतना भी नहीं देखना था तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स याद थी, तो ये चीज अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। इसमें अगर हम इसको पढ़ते हैं, एक बार इसकी चीज देखते हैं, 4th वाला कैसे रोंग है, तो उसमें आता है कि इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बोलते हैं, इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। सेम कैसे रिमेन हो सकता है, वो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो इंक्रीज होगा, तो सेम नहीं रहेगी, तो 4th अपने आप रॉन्ग हो गया। और आपका जो आंसर आना था वो 4th आना था, क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछा है। काफी सारे बच्चे ये सारा सब कुछ उनको पता है, उन्होंने पढ़ा है, फर्स्ट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फिर भी वो ये नहीं पढ़ पाते कि इसमें नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके नोट्स हैं, एक बार रेफर कर लेना। 10th क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हम लोगों ने ये क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व कर सकते थे।
हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल बल्ब के बारे में, आपका जो टोस्टर होता है उसके बारे में पढ़ा था, किसके उस पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। आपकी जो आयरन होती है उसके लिए पढ़ा था। उस टाइम हमने फेराडेज लॉ पढ़ा था। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसमें लगाते हैं फेराडे लॉ वाला जो हमने पढ़ा उस टाइम 10th की एनसीईआरटी में। 11th बेसिकली अगर इसका डायरेक्ट सोर्स की बात करें हम लोग तो ये क्लास 11th 12th में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। लेकिन जो 9th 10th वाले हमने पढ़े थे उनसे एलिमिनेट करके आप इसको कर सकते थे। ठीक है, डीसी जनरेटर वैसे वर्क क्या करता है, काम होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि ये डीसी जनरेटर है, डायरेक्ट करंट वाला। ठीक है, फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंडक्टर को अगर हम प्लेस कर देंगे इन फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका ईएमपी इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर में। तो ये फेराडे का लॉ था। तो यही हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बेसिकली अगर हम अब इसको पूरा वीडियो को देखें तो उसमें क्या मिलता है कि क्लास 9th और क्लास 10th से क्लास 11th से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो 5 आए आपके 9th से, नियर अबाउट आपके 4 आए इससे क्लास 10th से, एक आपका 11th से, और इसको 12th में भी मान सकते हो आप, ये डीसी करंट वाला ही जनरेटर वाला इस क्वेश्चन को। ठीक है, और बाकी 10 आपके ये हो गए। 7 आपके न्यूमेरिकल्स हैं, 7 आपके न्यूमेरिकल्स हैं और 2 आपके केमिस्ट्री के होंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन थे आपके साइंस के आपके टोटल 50। आउट ऑफ 50 40 इजीली डुएबल थे। मैंने आपको 40 क्वेश्चंस का सोर्स बताया। अभी जो हमारे 9 to 10 न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनका एक अलग वीडियो आएगा। और न्यूमेरिकल्स ज्यादा हायर लेवल के नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी आपके 9th 10th की जो एनसीईआरटी है ना फिजिक्स केमिस्ट्री की, वहीं से सोल्व हो जा रहे हैं सारे। ठीक है, तो इनके लिए पैनिक नहीं करना है कि इतने क्वेश्चन, और अगर 40 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आते हो सिर्फ 2 एनसीईआरटीज पढ़ने से, तो जो 11th 12th की एनसीईआरटी है, आप जो क्वेरीज पूछते रहते हो बच्चों, तो उनका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो इतना हाई नहीं है, तो आप लोग वो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं 4-5 उनके नोट्स प्रोवाइड करें, आप उनसे भी रेफर कर सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 8th से शुरू होता है, 9th में भी है आपका, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको पूरा नोट्स मिला हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से रिवाइज करो। 11th 12th की मत पढ़ो, 9th और 10th की जो है वो आप एक बार रेफर करो। उसके बाद जो आपके नोट्स मिलते हैं उनसे पढ़ो। आपकी जो क्लासेस होती है जूम पर उनको अटेंड करो। इजीली डुएबल है 40 आउट ऑफ 50, तो यानी 40 into 4, देखो आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और साइंस एक मेजर पोर्शन कवर करता है आपका एनडीए एग्जाम में, तो इंग्लिश प्लस साइंस आपको किसी हाल में नहीं स्किप करना। ठीक है, चलो फिर आज का फिजिक्स का थ्योरी वाला वीडियो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। अब आप लोग खुद से एक बार सोच सकते हैं वीडियो को देखने के बाद कि कहाँ से क्या सोर्स से क्या आपका क्वेश्चन बनता है, ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी रह सको। ओके।